उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितीश और आप देख रहे हैं एसेट्स अड्डा। आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे पार्ट वाइज। ये है पहला पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड का बेसिक डेफिनेशन, उसका ओवरव्यू देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है, किसके लिए बना है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, प्लान्स कैसे हैं, हमें म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब सारी बातें आज हम बेसिक देखेंगे इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लान्स क्या उसका क्या है और स्कीम क्या क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। सारे कुछ बेसिक्स जो भी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें एडवांस लेवल तक चलना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बातें करेंगे, क्योंकि बेसिक्स बिना समझे अगर मैं डायरेक्टली प्लान स्कीम्स की बात करूं तो बस आप सिर्फ और सिर्फ टर्म्स समझ में आएगा, आपको सुनने में मिलेगा बट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऐसे फाइनेंशियल कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि खुद से डिसीजन ले पाओ कि आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन, अपना स्कीम, आपका प्लान खुद से लेना है, तो आपको छोटा छोटा जो फाइनेंशियल टर्म है उसको बहुत ही आसान शब्दों में समझना पड़ेगा, जिससे आप अपना डिसीजन ले पाओ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको छोटा से छोटा फाइनेंशियल टर्म, कॉम्प्लेक्स टर्म को बहुत ही आसान शब्दों में समझा पाऊँ, जिससे आप खुद से डिसीजन ले पाओ, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आप किसी एजेंट के पास जाके या किसी ब्रोकर के पास जाके ना बोलो कि मेरे बिहाफ में आप मेरे लिए कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर दो। आप खुद ही कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो देखने के बाद। इवन आप किसी फ्रेंड को भी सजेस्ट कर पाओगे, अपने फैमिली मेम्बर को भी सजेस्ट कर पाओगे। और हाँ, ये जब तक आप खुद ना समझ जाओ, जब तक आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से एडवांस समझ ना जाओ, तब तक इन्वेस्ट मत करना, या मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देख के। जब तक आपको लगे कि आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तब तक इसका मतलब समझना कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। चलो शुरुआत करते हैं। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो ये एक कंपनी आप समझ सकते हो, जहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं और वो अलग अलग जगहों पे पैसा को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लाइक स्टॉक्स में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं और कई जगहों पे करते हैं। वो परसेंट एलोकेशंस करते हैं, परसेंट वाइज, जिसे हम इकट्ठा पोर्टफोलियो बोलते हैं। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज अदर असेट्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहाँ पे हमारा फंड मैनेजर असेट्स एलोकेट करेगा, जहाँ पे पैसा लगाएगा। अभी है कि हमारे म्यूचुअल फंड में क्या पैसा लगाना सेफ है? हमारा पैसा कहीं कुछ हो गया तो देखिए, जैसे हम बैंक में पैसा सेव करते हैं सपोज, तो हम पे ट्रस्ट है ना कि बैंक हमारा पैसा सही से रखेगी। क्यों? क्योंकि एक बॉडी है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की, जो रेगुलेट करती है हर बैंक को। बैंकर्स बैंक है वो, कि किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी जो भी पैसा लगाए हैं बैंक में, उनका पैसा सही तरीके से रहे, कहीं इधर उधर ना हो। जो भी है रेगुलेट, जो भी उनको पॉलिसीज बनानी होती है, जो भी सुपरविजन होता है, सब आरबीआई करती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एक बॉडी बनाई गई है, सेबी, जिसका नाम है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में ही बनाया गया था। और इनका यही काम है, जो भी इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनके जो पैसे लगे हैं फंड्स मैनेजर के थ्रू, उनका पैसा को सिक्योर करना, कहीं गलत जगह पे नहीं चला जाए। तो इसलिए ज़रूरी है जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो सेबी से रजिस्टर्ड होनी होगी उनको, तभी वो एक वो अपना आगे चला सकते हैं। उसी में हमें इन्वेस्ट भी उन्हीं में करना है जो सेबी से रजिस्टर्ड है। इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ख्याल रखना है। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे। ये तो बेसिक क्लास है, हम जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो क्यों म्यूचुअल फंड्स, वाई म्यूचुअल फंड्स? तो सिर्फ क्या यही एक वे है जिससे हम जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं। इट इज़ वन ऑफ द वे, इट इज़ वन ऑफ द गुड वे। ये सिर्फ एक बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ एक, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत तरीका है जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं ऑर्गेनिक वे में। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और 1 साल 2 साल में बहुत अमीर हो जाओगे या पैसे दुगुने हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक वे है जहाँ से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बट एक सर्टेन टाइम, मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। ऐसा नहीं कि आज अगले साल 2 साल 3 साल, आप एक सर्टेन टाइम तक वेट करो, आपका पैसा डेफिनेटली ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई आप बेसिकली समझ सकते हो, जिसमें आपका परचेजिंग पावर घट जाता है। सपोज कि पिछले साल आप कुछ 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद रहे थे,
आज उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 150 रुपये पे करना पड़ रहा है, मतलब 50 रुपये महंगे हो गई चीज़। तो ये इन्फ्लेशन, महंगाई, मतलब परचेजिंग पावर आपका घट गया, मतलब करेंसी का वैल्यू जो है थोड़ा डिक्रीज हो गया, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो आपकी जो, आप मान लो सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा बहुत बढ़ता है 10%, 5%, वो भी हर किसी का नहीं। तो आप क्या है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, आपकी सैलरी कांस्टेंट थोड़ी बढ़ रही है, तो आप क्या हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करने में मतलब चेस करते रह जाओगे, कभी बीट ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपको, मतलब मनी मेक्स मनी। अगर जैसे आप काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है महीने की, साल के पैकेजेस मिलते हैं, वैसे आप अपने पैसे को, कुछ पैसे को बोलो कि आप जो है ऐसे खाली बैंक में मत बैठो, आप कहीं और जाके इन्वेस्ट हो जाओ, वहाँ काम करो और महीने का या 1 साल का रिटर्न लेके दो मुझे, वो भी आपके लिए काम करेंगे। जब आप दोनों साथ में मिल के काम करोगे तो आपका वेल्थ क्रिएट होना ही होना है। तो वही एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। सपोज कि जैसे रिक्रूटमेंट होता है, आपकी कैंपसिंग होती है, आपकी जॉब लगती है किसी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, है ना, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, किसी की सैलरी बहुत होती है, कम होती है। वैसे ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उस अपने पैसे को इस कंपनी में जॉब दे सकते हो कि जाके इस कंपनी में आप जॉब करिए, वहाँ से पैसा कमा के लाइए। हम लोग अभी कहाँ पे जॉब में लगाए हैं पैसे को, देख लीजिए, यहाँ पे लगाए हैं आप सब, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पैसे को काम पे लगाएं। अब यहाँ पे लगाएंगे तो आपको तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा ही, आपने सही नॉलेज नहीं दी अपने पैसे को, वो जाके ग्रोथ करने के लिए वो होमसिक हो गए, सारे घर में रहना चाहते हैं, उनको लगता है घर में रहेंगे फैमिली के साथ तो अच्छा रहेगा, इसीलिए वो देखिए इतना कम रिटर्न ला के दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने दूसरे शहर में भेजें, आउट ऑफ कंट्री भेजें, थोड़ा अच्छा पैसा कमा के लाएंगे, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी, फ्रीडम देनी पड़ेगी, है ना। तो अपने पैसे को थोड़ा फ्रीडम दो, वो जाके आपके लिए अच्छा कमा के रिटर्न देंगे वापस। तो बेसिकली हम लोग ये एफ डी, आर डी, पी पी एफ सेविंग अकाउंट्स करते हैं। ये एक तरीका है जो हम लोग करते हैं, एक सेफ तरीका है, सिक्योर है, जो हमेशा से करते आए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा नहीं है कि आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, जस्ट एक कीप अप विद द इकोनॉमी, वो उससे डाउन ही रहेंगे, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे अगर इस प्रोसेस से आप वेल्थ क्रिएट करने का सोच रहे हैं या करते आ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है म्यूचुअल फंड चूज़ करने का, इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। एक रियल एस्टेट है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, आप ज़मीन या कोई फ्लैट खरीदते हो, इसमें थोड़े पैसे लगते हैं। तो ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं 90% लोग जो हैं वो यही करते होंगे, सेविंग, आर डी, एफ डी, पी पी एफ वगैरह। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अच्छा, अब बात आती है कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ही करना है या उसको करना है, कोई एज, जैसे एग्जाम में होता है ना कि आप सर्टेन एज वाले हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें है, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी आपका कंप्लीट, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज आपका इंक्रीज हो गया, और आप जिस जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक पता होना चाहिए, तभी आपको करना चाहिए इन्वेस्ट। अदरवाइज मेरी वीडियो या किसी की वीडियो देख के आप डायरेक्टली डिसीजन ना लो, 1 से 2 वीडियो देख के कि यस इसमें करना चाहिए, ये मेरा आपसे सलाह रहेगा। दूसरा मैंने बोला है कि वुड बी मोर बेनिफिशियल इफ स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अर्ली एज। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप जितना जल्दी अपने एज में, उम्र में आप स्टार्ट कर देंगे इसमें इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। वो मैं आगे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा क्यों फ़ायदा है। और एक पॉइंट लिखा है हमने, हाउस वाइफ्स। हाँ, जैसे जनरली हम इंडियन हाउस वाइफ में होती हैं कि वो अपने पैसे को कुछ सेव करके रखती हैं फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उसके लिए सेव करके रखते हैं। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सेव करिए, बहुत अच्छा चीज़ है ये, सेव करना हैबिट होना ही चाहिए। लेकिन आप इस पैसे को काम पे भेजिए ना, आप घर पे रख के उनको काम चोर क्यों बना रही हो। आप बोलो कि आप पैसा, आप काम पे जाइए और मुझे आप बाद में आके दो। हाँ, आपके लिए कैसे करना है वो मेरा काम है, मैं सबका हाथ पकड़ के लिए चलूँगा तब तक जब तक आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट चूज़ ना कर लो। ये जब एडवांस सीरीज जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए कौन सा फंड्स बेहतर है, कौन सा स्कीम बेहतर है, कौन सा प्लान बेहतर है। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद डिसीजन ले पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और यही आपके लिए बेहतर है कि आप मेरे या किसी और कहने से उस प्लान के बारे में मत जाओ। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन दूंगा, एनालिसिस करूंगा, बट चूज़ आपको ही करना है। और ये एडवांस के बाद आप कर पाएंगे, आपको किसी एजेंट या किसी ब्रोकर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे चूज़ करना है, कौन सा प्लान खरीदना है, कहाँ से लेना है, वो मेरा काम है, मैं बताऊँगा आपको।
देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके से प्लान एक स्कीम होता है। प्लान होता है रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। स्कीम में होता है लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, बहुत तरह के प्लान होते हैं। यही तो कन्फ्यूज़न का घर है। अगर मैं सपोज़ कि मैं अगर एजेंट होता, मैं किसी को एक्सप्लेन करने जाता तो मैं ये फाइनेंशियल टर्म यूज़ कर दूँ वहाँ पे, जो आम लोग होते हैं वो इतना समझना ही नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे अच्छा भैया आप ही काम करो यार, जो आपको समझ में आ रहा है ठीक है, इतने पैसे हैं आप कर दो। मैं क्या करूँगा, मैं तो एजेंट हूँ किसी कंपनी के लिए, मैं देखूंगा जो मेरे कमीशन जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वो डाल दूंगा, आपको बोल दूंगा ये ऐसे रिटर्न मिलेगा, ऐसे रिटर्न मिलेगा। आपको तो समझ ही नहीं आना है कि क्या नुकसान कर रहे हो, क्या फ़ायदा करना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप पूरा देख लो इस वीडियो को, समझ लो कि रेगुलर प्लान क्या है, डायरेक्ट प्लान क्या है, किस में आपके लिए बेहतर है, कहाँ से आप खरीद सकते हो, बैंक से खरीद सकते हो, ब्रोकर से, एजेंट से खरीद सकते हो, डायरेक्टली फंड हाउस मैनेजर से खरीद सकते हो, कैसे अप्रोच करोगे, कैसे फॉर्म भरोगे, कैसे सब कुछ बोलते हैं ना ए से जेड, वो हम बताएंगे आपको। बस आपको करना क्या है, पहले म्यूचुअल फंड्स का अल्फ़ाबेट सीखना है। जैसे आप अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड का आप पहले बेसिक समझ लीजिए ABCD, उसके बाद आप समझ पाए। अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर एक्सप्लेन कर दूं आपको म्यूचुअल फंड, तो आप जज ही नहीं कर पाओगे ना, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, सही क्या बोल रहा हूँ, कौन सा फ़ायदा नहीं है। तो आप जब तक पूरी तरीके से समझ नहीं जाओ तब तक जज नहीं कर पाओ। इसीलिए पहले आप हर एक टर्म को समझ पाओ, रेगुलर, डायरेक्ट, लार्ज कैप, मिड कैप, और भी बहुत सारे टर्म है, सब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। हार्डली 7 से 8 वीडियो बनेंगे, 10 वीडियो मैक्सिमम। उसके बाद आप तैयार हो जाओगे अपना म्यूचुअल फंड पहला स्कीम सेलेक्ट करने का, और वो मैं हाथ पकड़ के वहाँ तक ले चलूँगा। अभी बात करते हैं कि मैंने एक वर्ड यूज़ करा था, एक लाइन बोली थी कि बच्चे के लिए जो मतलब 20 साल से कम उम्र में है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए लेकर चलता हूँ मैं आपको SIP कैलकुलेटर पे, जहाँ आपको थोड़ा और बेसिक समझ में आएगा कि काम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट ले रखा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि 2000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए, और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम मानते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं। जब हम एक एक करके म्यूचुअल फंड एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न समझ सकते हैं। जब हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, फ्यूचर एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक समझ आ जाएगी कि हाँ ये इतना % हम अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मानते हैं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 साल में 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आता है वो करीब करीब 6 लाख, मतलब 5,60,000 के आसपास आपका आता है। तो ऐसा अज्यूम करो आप 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्ट करना 2,000 रुपये करके। अगर 30 साल का उम्र होता है, अगर आप हायर स्टडीज चाहते हो उस वक्त, तो आप कुछ पैसे अपने आप को दे सकते हो, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा। ये हमने सिर्फ 10 साल की बात करी, 2,000 रुपये। अगर आप 1 साल भी इसमें इंक्रीज़ करते हो तो देखो कितना इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। 1 साल किया आपने तो 6,70,000। यहाँ पे आप थोड़ा और इंक्रीज़ करो, मान लो 15 साल तक आप जमा करते हो, तो आपके पास करीब करीब 13 लाख रुपये आ रहे हैं है ना। और अगर 1% में और इंक्रीज़ करता हूँ, 16% मानता हूँ, तो करीब करीब 15 लाख रुपए आ रहे हैं आपके। आप मानो 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहे हो, 35 साल की उम्र होती है आपकी, उस वक्त आप चाहते हो कोई बिजनेस करना, तो आपके पास 15 लाख रुपए अच्छा अमाउंट कह सकते हो ये होगा, जिससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो एटलीस्ट। ऐसे ही जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो ऐसे सेव करती हैं, उनकी आदत है, तो वो देखिए कितना अच्छा अमाउंट अपने बच्चे की शादी या हायर स्टडीज़ के लिए सहयोग कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। तो बेसिकली इस तरह से काम करता है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ये मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया इस तरह से होता है। जब हम आगे वाले सीरीज़ में एक एक करके बात करेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी होगी, आपको और आपकी समझ बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर, और आपको डिसीज़न ले पाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपको एटलीस्ट कुछ अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस तरह से इम्प्रूव करूँगा कि आपको अच्छा लगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।